हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्जाम है और विज्ञान विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान के जितने भी 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जीव विज्ञान के जो एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी तैयारी करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन मैंने हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 4 सालों के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर से तैयार किए हैं, क्योंकि इससे जो है आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाती है। और उससे पहले मैंने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के एक नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ नोटबुक में नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला है नेत्र की समंजन समता और दूसरा है नेत्र का निकट बिंदु। तो आंसर देखिए, नेत्र की समंजन समता, नेत्र लेंस की समता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कि एडजस्ट कर लेता है, यानी कि आँख की वो समता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर ले, अर्थात फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है, नेत्र की समंजन समता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन था नेत्र का निकट बिंदु के बारे में। तो आंसर देखें, वह न्यूनतम दूरी यानी कि वह कम से कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, यानी कि बिना कोई जोर डाले आँखों के ऊपर स्पष्ट रूप से देखी जा सके, यानी कि साफ साफ दिखाई दे, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। इसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी कि साफ साफ देखने की अल्पतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, यानी कि घरेलू घरों के अंदर जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर श्रेणीक्रम का यूज क्यों नहीं होता। आंसर देखें, श्रेणीक्रम संयोजन में एक उपकरण के खराब होने पर अन्य उपकरण भी बंद हो जाते हैं, यानी कि श्रेणी का मतलब होता है एक पंक्ति में। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर अगर एक उपकरण खराब हो गया तो बाकी सभी भी जो है काम करना बंद कर देते हैं, तथा प्रतिरोध अधिक होने के कारण ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है, और इस श्रेणीक्रम के अंदर जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है जिसकी वजह से बिजली की जो खपत है वो भी अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि घरों में बिजली के लिए जो है कॉपर की और एल्यूमिनियम की तार क्यों यूज होती हैं। आंसर देखें, कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रतिरोध कम होता है, यानी कि इन दोनों का प्रतिरोध जो है कम होता है, तथा ये विद्युत के अच्छे चालक है, यानी कि विद्युत के अच्छे चालक है, यानी कि बिना प्रतिरोध भी कम है और चालक भी अच्छे हैं विद्युत के, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की हानि कम होती है, और इसी वजह से जो है कॉपर और एल्यूमिनियम की तारों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, यानी कि जो दो चुंबकीय रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। आंसर देखें, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है, यानी कि जो चुंबकीय सुई है वो एक ही दिशा की तरफ संकेत करती है, हमेशा नॉर्थ की तरफ। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि मान लीजिए ये एक चुंबकीय रेखा है और ये दूसरी है, ये आप यहाँ पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती हैं, तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर जो 2 रेखाएं हैं आपस में काटेंगी तो वहाँ पर जो है 2 दिशाएं होंगी, और दिक सूचक यानी कि दिक सूचक होता है दिशा सूचक, ये 2 दिशा बताता है, 2 दिशाओं की ओर संकेत करता, जो संभव नहीं है। यानी कि अगर ऐसा होता एक दूसरे को काटती तो 2 दिशाएं होती और दिक सूचक जो है 2 दिशाओं की तरफ संकेत करता, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखें, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं, यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है श्रेणी क्रम के बजाय पार्श्व क्रम जो है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। आंसर देखें, पहला कारण है
पाशर क्रम में प्रत्येक युक्ति यानी कि प्रत्येक यंत्र, घर के अंदर जो उपकरण यूज होते हैं उसको युक्ति बोला गया है। स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है यानी कि वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग उसको प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि एक कोई चीज़ खराब हो जाए, एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी जो उपकरण है वो चलते रहते हैं इसके अंदर, पाशर उपकरण के अंदर। दूसरा है पाशर उपकरण में परिपथ का प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है पाशर उपकरण में वो घट जाता है, जिससे विद्युत धारा का मान बढ़ता है। यदि विद्युत परिपथ में कोई त्रुटि है, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई खराबी आ जाए कहीं पर, तो वह अन्य युक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, तो उससे दूसरे जो उपकरण हैं वो प्रभावित नहीं होते। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक चीज़ खराब होगी तो उससे आगे वाले जितने भी डिवाइसेज हैं, उपकरण हैं, वो काम करना बंद कर देंगे, वहाँ तक बिजली पहुँचना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट कारण है सभी विद्युत उपकरणों को समान वोल्टता की सप्लाई प्राप्त होती है, और इसके अंदर पाशर क्रम के अंदर जो है सभी उपकरण, जितने भी उपकरण हैं घर में, उन सभी के पास जो है एक जैसी वोल्टेज पहुंचती है इसके अंदर पाशर क्रम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल तथा अवतल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर एक तरफ तो है उत्तल दर्पण और दूसरी तरफ है अवतल दर्पण। पहला पॉइंट है उत्तल के अंदर, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल बाहर की ओर वक्र होता है, और अवतल दर्पण में परावर्तक तल जो है अंदर की ओर वक्र होता है। इसमें बाहर है, इसमें अंदर की तरफ है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी बनेंगे। इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल में। उसके बाद है इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है, यानी कि वस्तु के आकार से छोटा होगा, परंतु जो ये है इसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा तथा वस्तु के आकार का बनता है, यानी कि तीनों, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और वस्तु के आकार यानी कि बराबर आकार का भी बनेगा। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, और यह जो है प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। अगला क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री यानी कि प्रेस 5A विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रतिरोध जो है 20 ओम है, धारा जो है 5 एम्पियर है, और समय जो है 30 सेकंड है, तो ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये वैल्यू रखनी है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों को अति भारण से बचाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अति भारण का मतलब होता है हाई वोल्टेज आ जाए, तब उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर देखें, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण यानी कि हाई वोल्टेज से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त विद्युत तार अच्छे प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए, यानी कि जो तार है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तारों के ऊपर जो प्रतिरोधन है वो जो पदार्थ है वो उससे ढकी होनी चाहिए, अच्छे प्रतिरोधन। दूसरा पॉइंट है विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए। जो विद्युत परिपथ हैं वो अलग अलग वर्गों में बटे होने चाहिए, और प्रत्येक परिपथ का एक अलग फ्यूज होना चाहिए। उसके बाद है उच्च शक्ति प्राप्त करने वाले एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाटर हीटर आदि को एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि इन तीनों चीज़ों को, जैसे कि एयर कंडीशनर है, फ्रिज है और वाटर हीटर है, इनको एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही सॉकेट से बहुत सारे विद्युत साधित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे जो उपकरण है वो नहीं जोड़ने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। आंसर देखें, यदि आप एक सीधे धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में तना रहे, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भूसंपर्क तार का क्या है, यानी कि जो अर्थिंग होती है वो क्या है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है, यानी कि जो धातु के उपकरण हैं उनका
उनकी अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी होता है। आंसर देखें। भू संपर्क तार विद्युत परिपथ में एक सुरक्षा युक्त यानी कि ये सुरक्षा के लिए यूज की जाती हैं, जो भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट में संयोजित रहती हैं। यानी कि इसका जो है इस तार का जो कनेक्शन है वो भूमि के साथ किया जाता है। भू संपर्क तार, इसलिए इसको भू संपर्क तार बोला गया है क्योंकि भूमि के साथ इसका संपर्क होता है। तार विद्युत धारा को गुजरने के लिए कम प्रतिरोध का पथ उपलब्ध कराती है और इससे जो है विद्युत धारा के लिए जो है प्रतिरोध कम हो जाता है। कभी कभी अधिक गर्म होने के कारण अथवा टूट फूट के कारण विद्युत में तार साधित्र यंत्र के धात्विक आवरण के संपर्क में आ जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि तार टूट कर, अधिक गर्म होने की वजह से तार टूट कर जो है जो तार है वो धातु का जो आवरण है उपकरण का उसके साथ संपर्क में आ जाती है। इसलिए इनके छूने पर बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए साधित्र का धात्विक भाग भू संपर्क तार द्वारा पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि तार जो है उपकरण से अगर टच हो जाती है और उस उपकरण को आप हाथ लगाते हैं तो आपको करंट लगेगा बहुत ज़ोर का। अगर आपने अर्थिंग करवा रखी है तो आपको मामूली करंट लगेगा, क्योंकि जो करंट है वो भू संपर्क तार यानी कि अर्थिंग की वजह से करंट भूमि के अंदर चला जाएगा। तो यही चीज़ इसके अंदर बता रखी है, झटका लग सकता है। इससे बचने के लिए साधित्र यानी कि जो उपकरण है उसका जो धात्विक भाग है भू संपर्क तार द्वारा पृथ्वी से जुड़ा होता है, जिससे विद्युत धारा तेजी से पृथ्वी में गुजर जाती है। यानी कि जो करंट है वो भूमि के अंदर चला जाता है। धातु के आवरण वाले सावित्रों को, यानी कि जो धातु के आवरण है जिनका धातु की बॉडी है, ऐसे उपकरणों का जो है भू संपर्कित यानी कि अर्थिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण उन साधित्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर में से नहीं गुजरती, उससे तेज झटका नहीं लगता, यानी कि इस वजह से जो है करंट नहीं लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी कि बड़ा करके वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो आंसर देखें। यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो इसलिए जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। आवर्धन -3, बिंब की दूरी जो है -10, प्रतिबिंब की दूरी जो है ज्ञात करनी है। फॉर्मूला ये है, वैल्यू रखनी है और ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तथा क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर होगी, बताइए। यानी कि जो हवा में जो प्रकाश की किरण है जब वो तिरछी पानी के अंदर प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी या नहीं, ये बताना है। तो आंसर देखें। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है यानी कि पानी के अंदर तिरछी प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका मतलब है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि वायु विरल माध्यम की अपेक्षा जल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, क्योंकि वायु जो है वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब ये है कि वायु के कणों के बीच जो दूरी है वो अधिक है, जिसकी वजह से जो किरण है वो आप आसानी से गमन कर पाती है। लेकिन जो जल है इसके जो कण हैं उनके बीच की दूरी कम है, जिसकी वजह से वो सघन है। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जल का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से अधिक होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जल जो है सघन है, इस सघन होने की वजह से इसका जो अपवर्तनांक है वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है और इसी वजह से प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। आंसर देखें। यहाँ m जो है +1 है, तो पहला पॉइंट बनेगा आवर्धन का मान धनात्मक है, क्योंकि प्लस है तो इस वजह से जो है
मान जो है वो धनात्मक होगा। यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, और धनात्मक है तो इसका मतलब जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आवर्धन का मान 1 है, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान है, एक जैसा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पारितारिका यानी कि आइरिस का क्या कार्य है। आंसर देखें। पारितारिका यानी कि आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, यानी कि जो पुतली का जो आकार है उसको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, जिसके कारण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता पर नियंत्रण होता है। यानी कि इसी की वजह से जो है पारितारिका की वजह से आँखों के अंदर जो प्रकाश जो प्रवेश करता है, अंदर जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए तथा उनकी कार्यविधि समझाएं। तो पहला है विद्युत फ्यूज का कार्य। सुरक्षा के लिए जो है फ्यूज का भी प्रयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब लघुपथन अथवा अति भारण के कारण परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाता है, फलस्वरूप यानी कि जिसके कारण परिपथ टूट जाता है और धारा प्रवाह रुक जाता है, यानी कि बिजली कट हो जाती है, जिससे जो है उपकरण जलने से बच जाते हैं, यानी कि जिसके कारण परिपथ अथवा प्रयुक्त साधित्र खराब होने से बच जाता है। यानी कि जब हाई वोल्टेज आती है तो जो ये फ्यूज है ये इसका गलनांक कम होता है, जिसकी वजह से ये गर्म होकर टूट जाता है और बिजली आगे नहीं जाती, और जो उपकरण है घरेलू उपकरण वो बच जाते हैं खराब होने से। उसके बाद भू संपर्क तार है, जिसके बारे में अभी पढ़ा था, ये दूसरी सुरक्षा विधि है। इसके अंदर क्या होता है कि अर्थिंग कर दी जाती है और इसकी जो तार होती है अर्थिंग की तार, उसका रंग जो है हमेशा हरा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में भू संपर्क तार यानी कि अर्थिंग का तार उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। जब किसी दोष के कारण विद्युत में तार यानी कि जब किसी दोष के कारण यानी कि तार टूटने के कारण विद्युत में तार यानी कि ऐसी तार जिसके अंदर बिजली है साधित्र में धातु के संपर्क में आ जाती है, यानी कि जो उपकरण है उसका जो धातु वाला हिस्सा है उसके संपर्क में यानी कि उसके टच हो जाती है, तो भू संपर्क तार के कारण तो जो अर्थिंग है इसकी वजह से विद्युत धारा यानी कि जो बिजली है उसका प्रवाह पृथ्वी की ओर होने लगता है, यानी कि पृथ्वी में चला जाता है करंट, जिसके कारण साधित्र का प्रयोग कर रहे व्यक्ति को अधिक विद्युत शॉक नहीं लगता। और इसी वजह से जो है जिसके अंदर करंट आया हुआ है जिस उपकरण के अंदर, उसको अगर आप कोई भी टच करता है तो करंट उसको ज़्यादा तेज़ नहीं लगता, क्योंकि अर्थिंग की वजह से करंट जो है ज़मीन में चला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश अपवर्तन क्या है। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखें। आंसर देखें। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गुजरते हुए अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कि जो प्रकाश की किरण है उसका एक पारदर्शक माध्यम मतलब जिसमें से गुजर जाए, कहता है कि एक से दूसरे में से जब गुजरती है तो वो अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, यानी कि तिरछी हो जाती है, तो इसी को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश का विक्षेपण क्या है और वर्णक्रम क्या है। आंसर देखें। प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद प्रकाश जो है जब उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है जब इसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है।
तो इसी को जो है प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद है वर्णक्रम। प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त 7 रंगों की पट्टी, यानी कि प्रिज्म में से जब गुजरता है प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, तो 7 रंग की पट्टी बन जाती हैं। इसे ही, ये जो पट्टी है इसको ही वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद है बड़े बांध के निर्माण से सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। तो बांधों के निर्माण से मुख्यतः 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली है सामाजिक समस्याएं। बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में लोग जो है विस्थापित होते हैं, यानी कि बांध बनने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी को ही विस्थापित होना कहते हैं। अनेक लोग बेघर हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। उसके बाद है पर्यावरणीय समस्याएं। बांधों के निर्माण से वनों, यानी कि जब बांधों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर जो जंगल है उनको काटना पड़ता है तथा जैव विविधता नष्ट हो जाती है, और उन जंगलों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जो जैव विविधता है वो नष्ट हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ता है। और एक पॉइंट छूट गया है, आर्थिक वाला। जो विस्थापित लोग हैं इन लोगों के लिए आर्थिक समस्याएं भी हो जाती हैं इनको, क्योंकि अपना खेत खलियान और अपनी ज़मीनें छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, यानी कि जो आँखें हैं वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक कोई वस्तु रखी हो तो वो साफ साफ क्यों नहीं दिखाई देती। तो आंसर देखें, सामान्य आँख के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता, यानी कि आँखों की जो नॉर्मल फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम किया जाता है तो आँखों पर तनाव बढ़ेगा, यानी कि आँखों पर जोर पड़ेगा तथा वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी, यानी कि पास रखी वस्तु को सुस्पष्ट, यानी कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी, यानी कि दोबारा किसी वस्तु का उपयोग करना, यूज करना, इससे पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है। आंसर देखें, पुनः उपयोग का अभिप्राय है वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना। उदाहरण, पॉलीथीन की थैलियों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैकिंग के डिब्बे का उपयोग रसोई घर का सामान रखने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ जो हैं, खाने पीने की चीज़ें जो डिब्बों में आती हैं, इन डिब्बों को हम रसोई घर में बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि रसोई का सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। पुनः उपयोग में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को दोबारा यूज करते हैं तो उससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता और ना ही इसमें ऊर्जा खर्च होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जल के भौमजल संरक्षण के क्या लाभ हैं, यानी कि जो भूमिगत जल है, अंडर वाटर जो है पानी, उसके क्या लाभ हैं। जल के भौमजल संरक्षण के लाभ, पहला है यह वाष्पित नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है तो भाप बनकर ये उड़ता नहीं है, क्योंकि जो पानी ज़मीन के सतह पर है, ऊपर है, वो भाप सूरज की गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ता रहता है, लेकिन जो भूमि के अंदर जल है वो भाप नहीं बन पाता। सूखे कुओं को रिचार्ज करता है, यानी कि जो कुएँ सूख जाते हैं, भूमि का जल जो है, अंडर वाटर जो पानी है, वो सूखे कुओं को रिचार्ज करने का काम करता है। और इसमें मच्छर नहीं पनपते, क्योंकि ये भूमि के अंदर है तो इसके अंदर इसमें जो है मच्छर नहीं पनप सकते। भौमजल मनुष्य एवं वन्य अन्य जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से सुरक्षित रहता है, यानी कि जो भूमिगत जल है, जो ऐसा पानी जो भूमि के अंदर है, मनुष्य और जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे भी ये जल जो है सुरक्षित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधनों की क्या हानियां हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर देखें, जीवाश्मी ईंधन से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला है जीवाश्म ईंधन के दहन से, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है जब इसको जलाया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे CO, SO2,
NO2 आदि निकलती है, जो अनेक श्वसन यानी कि सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। उसके बाद है जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में बहुत सारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, जो बढ़ते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि प्रभाव का मुख्य कारण है। उसके बाद अगला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन यद्यपि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब है कि इनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, इनका पुनः पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ऐसे खनिज हैं एक बार समाप्त हो गए तो इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो ये पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपस्थित है। यही बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो है जीवाश्म ईंधन जो है कोयला, पेट्रोलियम, ये हैं सीमित मात्रा के अंदर उपस्थित हैं। उसके बाद अगला है ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण हैं। आंसर देखें, यानी कि जो ऐसी ऊर्जा जो अच्छी हो उसके स्रोत क्या हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण निम्नलिखित है। पहला, यह वृहत मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो उसको जो है आदर्श स्रोत माना जाएगा। उससे उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा निकलनी चाहिए इसमें से। यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि ये ऊर्जा जो है आसानी से मिल जाए। इसका भंडारण व परिवहन आसान होना चाहिए, यानी कि इकट्ठा करना इसको और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है आसान होना चाहिए। तो ऐसी ऊर्जा को जो है ऊर्जा के स्रोत को आदर्श स्रोत मानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 400 वोट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में ऊर्जा की लागत को परिकलित कीजिए, यानी कि खर्चा बताना है। 30 दिन तक लगातार इसको चलाया जाए तो 4 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, तो 30 दिनों में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा जो 400 वोट गुना में 10 घंटे और 30 दिन, तो 1,20,000, तो ये बन जाएगा 120 किलोवाट घंटा। और उसके बाद है 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर चलाने में उपयुक्त ऊर्जा का मूल्य है, तो इसको जो है 4 रुपये था, 4 रुपये से गुणा कर देंगे, 480 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। तो आंसर जो है यहाँ पर है R1 पहला है प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा 3 ओम, दूसरा और तीसरा जो है दूसरा 3 ओम और तीसरा 6 ओम। और ये फॉर्मूला जो है आपको लगाना होगा और उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार जो वैल्यू है वो पुट करनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना में 10⁸ ms-1 है। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वैल्यू रखनी पड़ेगी और ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन यानी कि आंसर लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 8 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है और परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है पहले का और ये दूसरे का। उसके बाद है आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषयों में सुना होगा। पहला है कम उपयोग यानी कि रिड्यूस, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल और पुनः उपयोग मतलब रीयूज। पुनः चक्रण का वर्णन कीजिए। तो पुनः चक्रण जो है इसके बारे में बताना है।
पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल पुनः चक्रण का अर्थ है कि व्यर्थ पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु के बर्तन, पदार्थ आदि को हमें दोबारा वस्तुएं बनाकर पुनः चक्रीयकृत करना चाहिए। यानी कि ये जो चीज़ें हैं इनसे जो है दोबारा वस्तुएं बनाकर उनका पुनः चक्रीयकृत करना चाहिए, यानी कि दोबारा काम में लाना चाहिए, न कि अधिक संसाधनों का प्रयोग करके नई वस्तुएं बनाने पर जोर देना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरंग ऊर्जा क्या होती है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, तरंग ऊर्जा महासागरों की सतह पर बहती हुई पवन जल तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो महासागर है उसकी सतह के ऊपर, यानी कि जो महासागर है उसके ऊपर जो हवा बहती है उससे जल तरंगे में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि जल तरंगे बनती हैं। जल तरंगों के अनुदिश गति करती हुई जल की विशाल मात्रा में उच्च परिमाण में गतिज ऊर्जा होती है, और ये जो लहरें होती हैं इन लहरों के बीच के अंदर जो है गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि जिस तरह से नदी के अंदर बहते हुए पानी के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, इसी तरह से समुद्र की जो लहरें हैं उसमें भी गति होती है और उसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा होती है। यह महासागरीय ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि यह महासागर की ऊर्जा का एक रूप है जिसमें ऊर्जा स्वयं को प्रकट करती है। तरंग ऊर्जा द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत उत्पन्न करने के लिए, और इसका उपयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे सतही तैरते हुए उपकरण, यानी कि सतह पर तैरते हुए उपकरण है जिससे बिजली बनती है। हिलते हुए जल स्तंभ, यानी कि ऐसे जल स्तंभ जो हिलते हैं, कंपन करते हैं, जिससे बिजली बनती है। और केंद्रीय उपकरण। अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट का कोई विद्युत पंखा 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 4 रुपये प्रति दिन किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन चलाने में ऊर्जा की लागत को परिकलित कीजिए। तो सारी चीज़ें जो हैं आसानी से यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डी है। किस प्रकार का लेंस है ये? तो यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है, क्षमता ये है और फोकस दूरी जो है हमें पता करनी है, ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू रखें और आंसर आ जाएगा। उसके बाद है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पाश्चात्य दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि गाड़ियों के अंदर जो है उत्तल लेंस का क्यों प्रयोग किया जाता है। आंसर देखें, उत्तल दर्पणों का वाहनों में पाश्चात्य दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है, यानी कि जो वस्तु है यानी कि पीछे चलने वाली जो गाड़ी है उसका आकार जो है आपको शीशे के अंदर उत्तल लेंस के अंदर छोटा दिखाई देगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस पर वो आभासी होगा और सीधा बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, यानी कि ये ज़्यादा जगह को दिखाता है, जिसके कारण पाश्चात्य दृश्य बहुत बड़े भाग को देखा जा सकता है, यानी कि जिसकी वजह से पीछे का जो बड़ा वाला भाग होता है, बड़ा वाला हिस्सा जो है वो दिखाई देगा आपको, तथा ड्राइवर सुरक्षित रूप से वाहनों को चला सकते हैं, और जिसकी वजह से ड्राइवर जो है आसानी से गाड़ी चला पाते हैं। और उसके बाद ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, किसी 6 ओम के प्रतिरोध से 125 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के 2 और 3 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।